क्या हो अगर कामयाब होने का सबसे अच्छा तरीका असल में एक अच्छा इंसान बनना हो? मतलब एक ऐसा अच्छा इंसान जो मूर्ख ना हो। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो गेम थ्योरी के दिल में बसा है। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी रणनीति जो शायद हमारे हर फैसले को देखने का नजरिया ही बदल दे। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं जो शायद हम सभी के साथ कभी ना कभी हुई होगी। सोचिए, आप काम से घर आते हैं थके हुए और देखते हैं कि किचन का सिंक गंदे बर्तनों से भरा पड़ा है। और सबसे बड़ी बात, आज बर्तन धोने की बारी आपकी नहीं है। तो अब क्या किया जाए? ये एक छोटी सी प्रॉब्लम लग सकती है ना? पर असल में ये गेम थियरी की एक क्लासिक पहेली है। तो मान लीजिए कि शुरू शुरू में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एक सिस्टम बना हुआ था। आप संडे को बर्तन धोते हैं, आपका रूममेट वेंसडे को। एकदम सही टीम वर्क, कोई शिकायत नहीं। फिर एक दिन आपका रूममेट अपनी बारी भूल जाता है। खैर, आप बड़ा दिल दिखाते हैं और सारे बर्तन धो देते हैं। यही सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक ही बार तो हुआ है। लेकिन फिर ऐसा दोबारा होता है। और अब ये सिर्फ गंदे बर्तनों की बात नहीं रह गई है, ये एक पैटर्न बन रहा है, एक तरह की मिसाल। तो सवाल ये है कि आप क्या करते हैं? क्या फिर से झुक जाते हैं, या इस बार अपनी बात पर अड़े रहते हैं, भले ही किचन कूड़े का ढेर क्यों न बन जाए? देखिए, यहीं पर गेम थ्योरी की एंट्री होती है। तो चलिए अब इस छोटी सी घरेलू कहानी से थोड़ा पीछे हटते हैं और इस तरह की सिचुएशंस के पीछे के साइंस को समझते हैं। इसे कहते हैं गेम थ्योरी, यानी रणनीति का विज्ञान। और नहीं, इसका मतलब सिर्फ शतरंज या पोकर जैसे गेम से नहीं है। ये राजनीति, इकोनॉमिक्स और हाँ, इस बात से भी जुड़ा है कि गंदे बर्तनों का क्या करना है। सीधी भाषा में कहें तो गेम थियरी ये समझने में मदद करती है कि जब हमारे फैसलों का नतीजा दूसरों के फैसलों पर टिका हो तो हमारा सबसे सही कदम क्या होना चाहिए। और देखिए, हम सबको सहयोगी खेल पसंद हैं, जहां सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन जिंदगी की ज्यादातर मुश्किलें, चाहे वो छोटी हों या बड़ी, असहयोगी खेलों की कैटेगरी में आती हैं, जहां हर कोई अपने फायदे के लिए खेल रहा होता है। इस तरह के असहयोगी खेलों के लॉजिक को समझने के लिए चलिए एक पुराने लेकिन बहुत मशहूर गेम शो का उदाहरण लेते हैं। ये इसे एकदम परफेक्ट तरीके से समझाता है। तो देखिए, अगर सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा जाए तो चुराना ही हमेशा सबसे सेफ और बेस्ट ऑप्शन लगता है ना? भले दूसरा खिलाड़ी कुछ भी करे, अगर वो बांटता है तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, और अगर वो भी चुराता है तो खैर आपको वैसे भी कुछ नहीं मिलना था। गेम थ्योरी में इसे डोमिनेंट स्ट्रैटेजी कहते हैं। लेकिन असल जिंदगी कोई वन टाइम गेम शो तो है नहीं। हमारे दोस्त हैं, परिवार हैं, सहकर्मी हैं, जिनसे हमें रोज मिलना है। हमारी एक इमेज है, एक प्रतिष्ठा है जो दांव पर लगी होती है। तो जाहिर है, हर बार चुराने वाली ये मतलबी रणनीति लंबे समय में तो काम नहीं आने वाली। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है पॉलिटिकल साइंटिस्ट रॉबर्ट एक्सेलरॉड के एक मशहूर एक्सपेरिमेंट की, जिसने सहयोग यानी कोऑपरेशन के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल कर रख दिया। आप इसे रणनीतियों का एक वर्ल्ड कप समझ सकते हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने अपने अपने कंप्यूटर प्रोग्राम भेजे। हर प्रोग्राम को एक ही काम करना था, 200 राउंड के एक गेम में सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर करना। हर राउंड में उनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो सहयोग करो या धोखा दो। मजे की बात यह है कि लगभग सभी एक्सपर्ट्स को यही लग रहा था कि जो सबसे चालाक, सबसे कॉम्प्लेक्स, या यूं कहें कि जो सबसे शातिर प्रोग्राम होगा वही जीतेगा। उन्हें लगा कि एक बेरहम रणनीति ही टॉप पर आएगी, लेकिन वो सब के सब गलत थे। तो फिर वो अनएक्सपेक्टेड विनर कौन था? कौन सी रणनीति थी जो इस जबरदस्त मुकाबले में चैंपियन बनकर उभरी? जवाब ने सचमुच सबको हैरान कर दिया। विजेता था टिट फॉर टैट, और यह भेजी गई सबसे आसान रणनीतियों में से एक था। इसके सिर्फ दो सीधे साधे नियम थे। पहला, हमेशा सहयोग के साथ शुरुआत करो, और दूसरा, फिर बस वही करो जो तुम्हारे सामने वाले ने पिछले राउंड में किया था। बस इतना ही सिंपल। यहां सबसे कमाल की बात यह है कि टिट फॉर टैट ने कभी एक भी गेम नहीं जीता। वो या तो ड्रॉ करता था या हार जाता था। तो फिर वो जीता कैसे? उसने आक्रामक रणनीतियों को सजा देकर और दूसरी अच्छी रणनीतियों के साथ सहयोग करके सबसे ज्यादा पॉइंट्स कमाए। उसने छोटी छोटी लड़ाइयां नहीं जीती, उसने पूरी जंग जीत ली। तो आखिर क्या चीज थी जो इस बेहद सरल सी रणनीति को इतना पावरफुल बना रही थी? एक्सेलरॉड ने इसकी कामयाबी के पीछे 4 खास वजहें बताईं, और ये हमारी जिंदगी के लिए भी बहुत काम के सबक हैं। पहला, ये अच्छा है, मतलब ये कभी अपनी तरफ से पंगा शुरू नहीं करता। दूसरा, ये जवाबी है, यानी अगर कोई धोखा दे तो ये चुप नहीं बैठता, तुरंत जवाब देता है। तीसरा, ये माफ करने वाला है,
मतलब ये मन में कोई गांठ बांधकर नहीं रखता। जैसे ही सामने वाला सुधरता है, ये भी सहयोग करने लगता है। और चौथा, ये स्पष्ट है। इसकी रणनीति इतनी सिंपल है कि कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है। तो चलिए अब इस थ्योरी को असल दुनिया में वापस लाते हैं और देखते हैं कि ये कमाल के आइडियाज हमारी अपनी जिंदगी में कैसे काम आ सकते हैं। रॉबर्ट एक्सेलरॉड का ये एक वाक्य पूरे एक्सपेरिमेंट का निचोड़ है। हम सहयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें उन्हीं लोगों से बार बार मिलना है, चाहे वो ऑफिस हो, हमारा मोहल्ला हो या हमारा अपना घर। भविष्य में होने वाली मुलाकातों की उम्मीद ही हमारे आज के फैसलों को सही दिशा देती है। तो टिट फॉर टैट हमें असल में क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि अच्छा बनो, लेकिन दब्बू नहीं। माफ करो, लेकिन ये मत भूलो कि क्या हुआ था। और अपने इरादों को लेकर हमेशा साफ रहो। ये एक ऐसी रणनीति है जो दयालुता को आपकी सबसे बड़ी ताकत बना देती है। और हाँ, अब वापस आते हैं हमारी कहानी की शुरुआत पर, उन गंदे बर्तनों पर। टिट फॉर टैट के हिसाब से आप पहली बार तो सहयोग करते हैं, मतलब बर्तन धो देते हैं। लेकिन अगर आपका रूममेट फिर से अपनी जिम्मेदारी से भागता है, तो आप भी तब तक रुक जाते हैं जब तक वो वापस सहयोग नहीं करने लगता। ये एक बहुत ही साफ और बिना झगड़े वाला मैसेज भेजता है, मैं टीम प्लेयर हूं, पर मैं तुम्हारा डोरमैट नहीं हूं। तो चलिए इसी सवाल पर सोचते हैं कि अगर हम अपनी हर बातचीत, हर रिश्ते को एक खेल की तरह देखें, तो ये एक सीधी साधी रणनीति कि अच्छा बनो पर नासमझ नहीं, हमारे रिश्तों, हमारे करियर और हमारी पूरी जिंदगी के नतीजों को कैसे बदल सकती है। जीवन के इस खेल में जीतने के लिए ऐसी ही और रणनीतियों और विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया और याद रखिएगा, हमेशा लंबा खेल खेलें।